नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ फॉर्म्स, मैट्रिक्स के कुछ फॉर्म्स पढ़ेंगे जो हमें मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने में यूज़फुल होंगे। 12th क्लास में आप लोगों ने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हम उसी का एक्सटेंशन पार्ट, यदि हम वहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन हटा दें तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता था, एक बार पता करते हैं क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। यदि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हो तो वो कहलाता था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन जब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन जरूरी होती थी। अब वो हटा दे तो जो फॉर्म वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का होता है, नाउ दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज इचेलॉन मैट्रिक्स। इसका मतलब अब क्योंकि यहां पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन हटा दी है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका भी कुछ नाम चेंज हो जाएगा। तो वो जो एलिमेंट्स है जो डायगोनल की पोजीशन पे हुआ करते थे, A11, A22, A33 एक्सेट्रा, वो कहलाएंगे पिवोट एलिमेंट्स। और उसके नीचे हमको जब जीरो दिखेंगे तो हम देख सकेंगे कि ये जो जीरोज होंगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। यदि मान लो फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री नॉन जीरो है तो उसका मतलब उसके नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जिस तरह से हम एग्जांपल ए में देख पा रहे हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री इज 1 और उसके नीचे है सब जीरो। फिर सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री है 1 और उसके नीचे है सब जीरो। थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 1, अब उसके नीचे रो ही नहीं है। तो we can say that this satisfy the conditions of upper triangular matrix। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो हुआ नहीं, इसका ऑर्डर है 3/4, ए का ऑर्डर है 3/4। तो दिस मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इचेलॉन फॉर्म। बाद में उसकी टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल बी भी जरा डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल बी में जो फर्स्ट एंट्री है दैट इज 0, तो ये एंट्री अभी हमारे काम की नहीं होगी, हमें नॉन जीरो एंट्री देखनी है। तो जब फर्स्ट एंट्री जीरो है तो उसके नीचे सारे जीरो दिख रहे हैं, इट्स ओके। नाउ फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन फर्स्ट रो इज 2 के नीचे सभी जीरो दिख रहे हैं, मतलब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में जा रहा है। सेकेंड रो में आते हैं, ये फर्स्ट रो की बात हो गई, और सॉरी फर्स्ट रो का 2 और उसके नीचे सब जीरो। अब सेकेंड रो में देखते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 2 और उसके नीचे है 0। थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज 5 और उसके नीचे तो कोई रो है नहीं। तो यदि इसको ऑब्जर्व किया तो अगेन ये भी हमें डायगोनल एलिमेंट्स, अभी थोड़ी देर के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सब जीरो दिख रहे हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स कह नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स है फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स की जो हम बात कर रहे हैं हर रो में, वो कहलाएंगे पिवोट एलिमेंट्स। तो पिवोट एलिमेंट के नीचे यदि हम देखें तो जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे। देखिए, यदि फर्स्ट मैट्रिक्स में की बात करें, यदि ए में बात करें तो ए में थोड़ा कलर चेंज करके देखते हैं, ये पिवोट एलिमेंट हो गए 1 1 1। तो इसके जो नीचे दिख रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं। फर्स्ट रो में सेकेंड रो में 1 0 है और थर्ड रो में 2 0 है, राइट। फिर बी में यदि हम पिवोट एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पिवोट एलिमेंट 2 2 5 ये हो गए। और अब उसके नीचे यदि 0 देखें तो देखो फर्स्ट रो में सिंगल है, सेकेंड रो में 2 है और थर्ड रो में 3 है। तो जो नंबर ऑफ जीरोज है रो वाइज ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं।
तो दिस टू मैट्रिसेस आर इन इचेलॉन फॉर्म। सी को देखते हैं। नो, फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री इज 0, तो 0 से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 0 है तो उसके नीचे सब 0 होना चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ जीरोस हर रो में इंक्रीजिंग ऑर्डर की हम बात कर सकेंगे। लेकिन सेकेंड रो का फर्स्ट एंट्री इज 2, तो ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देख सकते हैं, ए और बी में जब हम पैटर्न देख रहे हैं तो जो जीरोस है ना, वो जीरोस ट्रायंगल फॉर्म करते दिखते हैं। जीरोस को यदि हम शेप दें तो ट्रायंगल फॉर्म होते दिखेगा। तो ट्रायंगल फॉर्म होते दिखेगा, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट कलर लेके बात करते हैं इसके लिए। और ये 0 का ट्रायंगल दिखेगा, यहाँ पर जीरोस का ट्रायंगल बनते दिखेगा। तो यदि ऐसा हो रहा है तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन इचेलॉन फॉर्म और इचेलॉन मैट्रिक्स और रो रिड्यूस्ड इचेलॉन मैट्रिक्स। सी में क्या प्रॉब्लम है? अब सी में ये 2 की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो यहीं फेल हो जाता है। अच्छा चलो, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 2 को यदि हमने 0 सपोज किया, तो फिर हमारी कंडीशंस नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में रो वाइज होता है क्या? तो फर्स्ट रो में सिंगल 0 है, सेकेंड रो में 2 जीरोज हो जाते थे, ये 2 को यदि 0 माना तो, और थर्ड रो में भी 2 0 रहते। तो सेकेंड रो और थर्ड रो में 2 0 होने की वजह से अब यहाँ पर हम वही ये जो अभी ए और बी में किए हैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश जीरोस को ज्वाइन करते हुए, तो यहाँ पर वो ट्रायंगल मिसिंग दिखता है। और यदि टेक्निकल टर्म में बात करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस जो इंक्रीजिंग नंबर मिलनी चाहिए रो 1, रो 2, रो 3 में, तो रो 1 में सिंगल 0, रो 2 में 2 0, यदि 2 को हम 0 मान ले तब की बात कर रहे हैं, और थर्ड रो में भी 2 0 रह जाते हैं। इसका मतलब अब इसको इचेलॉन मैट्रिक्स बनने से ये जो 3 है वो रोक रहा है। मतलब C इज नॉट इचेलॉन मैट्रिक्स। हाँ, यदि उसको बनाना चाहें तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया, 2, ये जो 2 है ये 2, और ये जो 3 है ये 3, यदि ये दोनों 0 होते तो फिर C इचेलॉन मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाता था, फिर हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती ना पूरी। देखो पिवोट एलिमेंट्स उस समय फिर ये 2 5 1 ये काम कर रहे होते थे, और यदि ये 0 रहते तो ये 0 पर हमको ट्रायंगल बन रहा दिखता। तो ये एक्सप्लेनेशन से इचेलॉन मैट्रिक्स क्या होते हैं ये समझ आ गया होगा। अब जरा टेक्निकल टर्म्स जो यहाँ लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं। A matrix A is called echelon matrix or is said to be in echelon form or row reduced echelon matrix if all zeros row, if any, are at the bottom of the matrix। अभी ये तीनों एग्जाम्पल में दिख नहीं रहे इसलिए वो डिस्कस नहीं किया। नेचुरली जब ऑल जीरोज होंगे किसी रो में तो वो फर्स्ट में तो हो नहीं सकते। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हमें जीरोस के नंबर चाहिए रो वाइज, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एकदम बॉटम में होने चाहिए, सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट सेज ईच लीडिंग नॉन जीरो, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, नॉन जीरो एंट्री इन अ रो is to the right of the leading non-zero entry in the preceding row। अब ये जो टेक्निकल वर्ड्स है, ये टेक्निकल वर्ड्स को, ये जो यहाँ पर आपको पिंक लाइंस दिख रही है, ऑब्लिक लाइंस दिख रही है, वो ऑब्लिक लाइंस के साथ रीड कीजिए। ईच लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन अ रो इज टू द राइट ऑफ द लीडिंग नॉन जीरो एंट्री इन प्रीसीडिंग रो। ठीक है, चलो बी में बात करते हैं। बी में सेकेंड रो का नॉन जीरो एंट्री इज 2 और ऊपर भी 2 है, तो वो राइट में है। यहाँ तो सब 1 1 है, ए में तो सब 1 1 है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा। चलो और बी में ही बात करते हैं। थर्ड रो का नॉन जीरो एंट्री है 5 थर्ड रो में, और सेकेंड रो में नॉन जीरो एंट्री है 2। तो 5 की पोजीशन कहाँ दिख रही है हमको?
राइट में दिख रही है 2 की। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट को ही हम हमारी जो कॉमन लैंग्वेज में यदि बोलें तो कॉमन लैंग्वेज में बोलने का तरीका था कि नंबर ऑफ जीरोज मस्ट बी इन इंक्रीजिंग नंबर रो वाइज। रो वाइज, कॉलम वाइज मत देखिएगा उसको, कॉलम वाइज वो आपको कम होते दिखेंगे। कॉलम में कॉलम वाइज देखेंगे तो नंबर कम होते दिखेंगे, रो वाइज देखेंगे तो नंबर बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है। और एक और तरीका, जीरोस के साथ हम ट्रायंगल फॉर्म कर सके। तो यदि मान लो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आप इसको डेफिनेटली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ कंपेयर कीजिए और बस जो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन है उसे वहां से इरेज कर दीजिए तो आपको इचेलॉन मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। Now next one is row canonical form. रो कैनोनिकल फॉर्म, अभी जो हम पढ़े थे इचेलॉन मैट्रिक्स, उसमें हमने पिवोट एलिमेंट्स के नीचे सब जीरो देखे थे, ऊपर नॉन जीरो एंट्री दिख रही थी। अब यदि वो इचेलॉन फॉर्म में जो पिवोट एलिमेंट है वो सारे पिवोट एलिमेंट 1 हो जाए तो नेचुरली इचेलॉन फॉर्म में उनके नीचे तो सब जीरो है ही है, अब उनके ऊपर भी यदि जीरो बन जाए तो जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स कहलाएगा रो कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा काम बढ़ गया अभी। अब पिवोट एलिमेंट 1 चाहिए, मतलब फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो शुड बी 1 और उसके ऊपर और नीचे कॉलम वाइज सारे जीरो चाहिए। इसका मतलब यदि कॉलम वाइज हम देखें तो कॉलम वाइज में यदि कोई नॉन जीरो एंट्री होगी तो वो केवल 1 होगी, उसके अलावा नहीं। हाँ, जीरो हो सकती है तो जीरो यानी फिर पूरे पूरे जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन रो कैनोनिकल फॉर्म इफ इट इज एन इचेलॉन मैट्रिक्स and if it satisfy following two additional properties. Number 1, each pivot means leading non-zero entry is equal to 1 and each pivot is the only non-zero entry in its column. अभी जो सेकेंड पॉइंट है, each pivot is the only non-zero entry in its column, इसका मतलब यदि वो बीच में कहीं आता हो, सेकंड रो में या थर्ड रो में आता हो तो वो नॉन जीरो एंट्री होगी, मींस उसके अलावा बाकी के सब जीरो होने चाहिए। तो ये काम करना होगा। पिवोट एलिमेंट के नीचे तो जीरो होते थे इचेलॉन में, यहां पर अब उसके ऊपर की एंट्रीज भी जीरो होगी। अब ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको यदि हम एग्जांपल्स में फिट करना चाहे तो देखो एग्जांपल ए, उसको हम कॉलम वाइज की बात करते हैं। अभी जब इचेलॉन की बात कर रहे हैं तो रो वाइज उसको ऑब्जर्व करना बेटर होता है, जब रो कैनोनिकल फॉर्म की बात करना हो तो इसको कॉलम वाइज ऑब्जर्व करना बेटर होता है। तो फर्स्ट कॉलम में 1 है और बाकी सब जीरो है, ऑल राइट। सेकेंड कॉलम में सेकेंड एंट्री 1 दिख रही है, उसके ऊपर और नीचे सब जीरो है। थर्ड कॉलम में 1 है, उसके ऊपर और नीचे सब जीरो है। फोर्थ कॉलम में थर्ड एंट्री 1 है, उसके ऊपर और नीचे सब जीरो है। तो दिख तो रहा है ये, हाँ दिख तो रहा है कि कैनोनिकल फॉर्म है। अब देखते हैं, इचेलॉन मैट्रिक्स भी इसका होना जरूरी है। इचेलॉन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या, कि वो जो पिवोट एलिमेंट्स है उसके नीचे हम जीरोस का एक ट्रायंगल बना सके, यानी जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे। तो देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 1 है, सेकेंड रो में फर्स्ट एंट्री 0 है, सिंगल जीरो। थर्ड रो में 3 जीरोज है, यानी इंक्रीज तो हो गया, वहाँ 1 है, ये 1 है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये सिंगल दिख नहीं रहा है, ये सिंगल जीरो है, फिर यहाँ पर 3 जीरोज है और नेक्स्ट में 4 जीरोज है। तो इंक्रीजिंग नंबर्स आ गए जीरोज के, है ना। यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, वो भी देख ले। अच्छा, इसको एक बार इरेज कर दे,
अब ये 0, ये 0, ओहो पीछे चले गई स्लाइड। 0 0 0 से ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं? नहीं। यदि ये फोर्थ 0 छोड़ दें, फोर्थ 0 छोड़ दें तो ये 3, फिर ये 3 और ये ट्रायंगल, यस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने कहा कॉलम वाइज जो कंसेप्ट है दैट वुड बी मच बेटर, और इचेलॉन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहे हैं। बी में बात करते हैं। पिवोट एलिमेंट्स है 1 1 1, पिवोट एलिमेंट्स है 1 1 1, ये 1 वाली लाइन हो गई, ऊपर चले गई 1 वाली लाइन हो गई। इसके नीचे सब 0 है, इसके ऊपर सब 0 है, इसका मतलब यस दिस इज इन रो कैनोनिकल फॉर्म। सी में देखें, पिवोट एलिमेंट यदि देखें तो यहाँ 1 1 1 1 1 ये पिवोट एलिमेंट कहलाएंगे। अब ये 0 तो पिवोट एलिमेंट नहीं कहलाएगा, 1 के नीचे तो सब 0 है लेकिन ऊपर जीरोज नहीं है, इसका मतलब सी इज नॉट इन रो कैनोनिकल फॉर्म। अच्छा, सी इचेलॉन फॉर्म है क्या? सी इचेलॉन फॉर्म है क्या? तो अब जब पिवोट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो पिवोट एलिमेंट 1 1 1 0 सारे पिवोट एलिमेंट है, और उनके नीचे यदि देखें तो सब 0 है। तो इसका नंबर ऑफ जीरो यदि काउंट करें तो 1 है, फिर 2 0 है, फिर 3 जीरोज है। तो सी इज इन इचेलॉन फॉर्म बट नॉट इन रो कैनोनिकल फॉर्म। डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं? ओके, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। डायगोनल एलिमेंट्स के बदले अब हम वर्ड यूज करेंगे पिवोट एलिमेंट्स। पिवोट एलिमेंट्स के नीचे सब 0 हो, ऊपर नहीं भी रहे तो चलेगा इचेलॉन फॉर्म में, लेकिन कैनोनिकल फॉर्म में ऊपर भी सब 0 चाहिए, साथ साथ में पिवोट एलिमेंट 1 1 1 चाहिए, ठीक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नोट द मेजर डिफरेंस बिटवीन एन इचेलॉन मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स in row canonical form is that in echelon matrix there must be zeros below the pivots, but in matrix in row canonical form each pivot must also equal to 1 and elements above pivot must also be 0। अब हमें लगता है ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म। अभी हम जो रो कैनोनिकल फॉर्म देख रहे थे वो रो कैनोनिकल फॉर्म में, उसी को जरा रिवाइज करते हैं। रो कैनोनिकल फॉर्म में देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में यहाँ ये जो ऊपर लेफ्ट टॉप कॉर्नर दिख रहा है 1 0 0 1, तो ये जो एंट्री है ये हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो ही रो देखना है, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में दिख रही है। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिख रहे हैं I2। अब इसके अलावा यदि सारे एलिमेंट्स बाकी के यदि 0 होते तो हम उसके लिए, उसके बाजू में 0 है तो ऐसा 0 लगा देते हैं, है ना। 2 कॉलम है, यदि सारे एलिमेंट 0 होते तब की बात कर रहे हैं। अब नीचे भी 2 रोज दिख रही हैं तो उसके लिए ये 0 0 मेंशन कर देते हैं। तो ये जो फॉर्म है I2 0 0 0 0, ये कहलाता था नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब रो कैनोनिकल फॉर्म में 1 0 की जो एंट्रीज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते दिखे लेफ्ट
टॉप मोस्ट कॉर्नर में, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरो, जितने भी एलिमेंट का मतलब केवल 1 और 0 तो थे, तो उसके अलावा बाकी सब जीरोज हो। बी में जरा देखते हैं क्या हो रहा है। बी में यदि देखें तो देखो 1 0 0 0 फर्स्ट रो, सेकेंड इज 0 1 0 0, थर्ड इज 0 0 1 0 एंड फोर्थ इज 0 0 0 1। तो ये 4 रो यदि देखें, 4 रोज और 4 कॉलम का स्ट्रक्चर, तो वो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 प्रोवाइड कर रहा है। लिख देते हैं उसको हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब नीचे एक रो दिख रही है, सारे एलिमेंट 0 है, तो उसके लिए लिख दिए 0 और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में दे दिए, तो ये बन गया B। सो B इज इन नॉर्मल फॉर्म। ऊपर 4 रोज 4 कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बना दिए हैं, और नीचे 0 0 0 की रो है तो उसको सिंगल 0 से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये 2 एग्जाम्पल से B तो एग्जैक्ट फॉर्म में फिट होता है। A को बनाने के लिए जो बाकी के 1 1 हैं थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम में, वो 0 होते तो हम ये फॉर्म लिखें ऊपर I2 0, फिर सेकेंड रो में 0 0। अब इसके एक्चुअल और भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्मल फॉर्म में जाके देख लेते हैं। यस, लेट A be M by N matrix and by a series of elementary, that is row or column transformation or both. If we can put the given matrix in any one of the following form. अभी ये जो दिख रहा है, ये तो अभी हमने डिस्कस किया है, ये फॉर्म तो अभी डिस्कस किया था हमने। इसी तरह से यदि मान लो बॉटम में 0 की रो ना हो लेकिन 0 के कॉलम हो, तो ये फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म भी हमने डिस्कस किया अभी वो एग्जांपल ए की हेल्प से। और यदि मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ही बात करें, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज IR। उसके ना तो राइट में कोई 0 कॉलम है, ना बॉटम में कोई 0 रोज है। सो दिस 4 आर द स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। IR इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R। तो जब हम हमारे मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो वो कहलाता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमको रैंक फाइंड करने में हेल्प करेगा। तो हमें लगता है कि ये जो 3 फॉर्म हमने पढ़े, इचेलॉन फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, इसमें अब कोई डाउट्स डिफिकल्टीज नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स में तीनों वेरीफाई करते हैं, इचेलॉन, रो कैनोनिकल और नॉर्मल फॉर्म। तो ए देखिए, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो की 1 है, उसके नीचे सारे 0 है। सेकंड रो में आगे 1 है, उसके नीचे 0 है, और थर्ड रो में सारे 0 है, फोर्थ रो भी सारे 0 है। तो ठीक है ना, ये 0 0 0, एक 0 है, फिर बाद में 4 0 है, तो नंबर ऑफ 0 बढ़ रहे हैं। तो दिस इज इन इचेलॉन फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म के लिए पिवोट एलिमेंट है 1 1, पिवोट एलिमेंट है 1, नॉन जीरो एंट्रीज यदि होगी तो वो 1 होगी, और उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज 0 है। यस, तो ये इचेलॉन फॉर्म हो गया, इचेलॉन फॉर्म हो गया, उसके बाद में कैनोनिकल फॉर्म भी हो गया, और अब नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते दिख रहा है, हाँ 1 0 0 1, ये 4 एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाकी के जितने एलिमेंट सब 0 है। तो उसका फॉर्म क्या लिखा जा सकता है, I2 0 0 0 मैट्रिक्स फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म का टाइप मिल गए। तो A इज ऑल, इचेलॉन, कैनोनिकल एंड नॉर्मल। बी देखिए, अब इसको जरा ओरली देखकर बताते हैं।
तो बी इचलॉन तो दिख रहा है, सेकेंड रो में एक ज़ीरो है और थर्ड रो में दो ज़ीरो है, और ठीक है, इचलॉन हो गया। कैनोनिकल कॉलम वाइज एंट्री देखते हैं तो प्योर नॉन जीरो एलिमेंट इज़ वन और उसके अलावा बाकी सब जीरो है, तो कैनोनिकल भी हो गया। फिर नॉर्मल के लिए 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, राइट, 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, और बाद का ज़ीरो, मतलब उसका यदि फॉर्म लिखना चाहें तो वो I3 और ज़ीरो ऐसा बन जाएगा। हाँ, रो फॉर्म में I3 और ज़ीरो कॉलम को एक सिंगल ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया। वो जो ज़ीरो है ना, वो नल मैट्रिक्स का काम करता है बेसिकली। तो B इज ऑल्सो ऑल कैनोनिकल, इचलॉन, कैनोनिकल, नॉर्मल। व्हाट अबाउट C? तो पहले इचलॉन के लिए बात करते हैं। फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो नहीं है, फर्स्ट एंट्री, फिर सेकंड रो में एक एंट्री है, थर्ड रो में दो एंट्री है, तो इचलॉन हो गया। कैनोनिकल के लिए नॉन ज़ीरो एंट्रीज आर वन और बाकी के सब ज़ीरो है, तो कैनोनिकल बन गया। और नॉर्मल के लिए, हाँ, ये ऊपर के जो चार एलिमेंट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका फॉर्म यदि लिखेंगे तो इसका फॉर्म लिखा जाएगा I2, और अब इसके नीचे ज़ीरो है, इसके नीचे ज़ीरो, कॉलम फॉर्म में बनाइए I2 और उसके नीचे ज़ीरो, तो नॉर्मल हो गया। D इचलॉन है, कैनोनिकल है, नॉर्मल है। नॉर्मल का फॉर्म कौन सा? तो नॉर्मल का फॉर्म सीधा सीधा I3। व्हाट अबाउट E? पहले इसको इचलॉन के लिए देखते हैं। देखो, फर्स्ट एंट्री इज़ वन, फर्स्ट एंट्री इज़ वन, उसके नीचे सब ज़ीरो है, ठीक है। सेकेंड कॉलम में सारे ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरोज़ हो गए सेकेंड रो में, थर्ड रो में 3 ज़ीरोज़ हो गए, और फोर्थ रो में 4 ज़ीरोज़ है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीज होते दिख रहे हैं, इसका मतलब इचलॉन मैट्रिक्स तो बन गया, ये इचलॉन मैट्रिक्स बन गया। हाँ, अच्छा, अब कैनोनिकल की बात करते हैं। तो कैनोनिकल के लिए हर कॉलम में नॉन जीरो एंट्री इज वन और उसके अलावा बाकी सब ज़ीरो, तो फर्स्ट कॉलम में वन है, सेकेंड कॉलम में कुछ है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड कॉलम में वन है, उसके ऊपर नीचे सब ज़ीरो है, फोर्थ कॉलम में वन है, उसके ऊपर नीचे ज़ीरो है, इसका मतलब कैनोनिकल फॉर्म भी बन गया। नॉर्मल फॉर्म है क्या? नॉर्मल फॉर्म के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखना चाहिए, तो 1 0 0 0 यदि टॉप मोस्ट कॉर्नर देखे तो नहीं बनते दिख रहा है। सिंगल एलिमेंट यदि लिया, सिंगल, हाँ, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ये सिंगल एलिमेंट 1 है, तो ये भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 कहला सकता है, लेकिन उसके बाद में बाकी के सारे एंट्रीज 0 होने चाहिए। तो यहाँ दो 1 बैठे हुए हैं ना, ये 2 1 बैठे हुए हैं, अलग कलर से ज़रा शो करते हैं हम उसको, ये 2 1 बैठे हुए, ये 1 और ये 1, तो इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म में फिट नहीं हो पा रहा है। तो ई इचलॉन है, कैनोनिकल है, बट नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स की बेसिस से इचलॉन, कैनोनिकल और नॉर्मल इज, आई थिंक, परफेक्टली ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब दो टाइप से रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड किया जा सकता है, एक तो जो अभी हमने डिस्कस किए 3 फॉर्म उसकी हेल्प से, और उसका जो बेसिक डेफिनेशन है रैंक का डिटर्मिनेंट फॉर्म से, पहले वो डिस्कस करते हैं, और फिर बाद में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करेंगे, और दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा कन्वीनियंट होता है रैंक फाइंड करने के लिए, वो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डेफिनेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल सॉल्व करते समय मदद करेंगे और उसको हम अपने इंटरप्रिटेशंस दे पाएंगे। नॉन जीरो मैट्रिक्स ए इज सेट टू हैव रैंक आर इफ इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। यदि किसी मैट्रिक्स का रैंक आर होगा तो उसको उस ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर्स
अवेलेबल होना चाहिए। मतलब माइनर यानी यदि आपने पढ़ा होगा ना माइनर और कोफैक्टर, हम सब स्क्वायर पोर्शन यदि सिलेक्ट करें स्क्वायर मैट्रिक्स में से, सब स्क्वायर पोर्शन सिलेक्ट करें तो वो माइनर्स कहलाएंगे, ठीक। और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वैल्यू मिलेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन इज इफ द मैट्रिक्स हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, तब रैंक आर कहलाएगा। एंड सेकेंड कंडीशन, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर हायर देन आर वैनिशेस, ठीक। इसका मतलब थोड़ा सा हम वर्बली बात कर लेते हैं, फिर बाद में आगे की चीज़ें देखते हैं। यदि हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स हो और हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, अब उसका डिटर्मिनेंट यदि फाइंड कर रहे हैं और वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम कह सकेंगे कि 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका यदि हमने डिटर्मिनेंट लिया तो वो माइनर का काम करेगा, एंड दैट माइनर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। बट हमने 0 कहा या नॉन जीरो कहा, थोड़ा सा डाउट हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर ले रहे हैं, करेक्शन होगा तो ठीक से सुनिएगा कि 3/3 ऑर्डर का यदि मैट्रिक्स लें और उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, नॉट इक्वल टू 0 आए, तो वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट दैट मैट्रिक्स हैज रैंक 3। फर्स्ट कंडीशन है ना, इफ इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अब क्योंकि मैट्रिक्स ही 3/3 का है तो उससे बड़े ऑर्डर के हम माइनर फाइंड नहीं कर सकते, तो बात खत्म हो गई। अब जरा दूसरा सिचुएशन देखते हैं। 3/3 का मैट्रिक्स है, हम यदि पूरे 3/3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें और वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, तो डेफिनेटली अब रैंक 3 नहीं हो सकता। फर्स्ट कंडीशन देखो, नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर होना चाहिए, तब रैंक आर होगा। अब यहाँ 3/3 का हमने माइनर फाइंड किया, डिटर्मिनेंट फाइंड किया मीन्स, और वो 0 आ रहा है, तो 3 कैन नॉट बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब अब रैंक ऊपर तो नहीं जाएंगी, उसके नीचे आना पड़ेगा। अब 2 ऑर्डर के माइनर्स देखने पड़ेंगे, और 2 ऑर्डर के माइनर्स में एक माइनर भी यदि नॉन जीरो वैल्यू लेता होगा तो फिर उस मैट्रिक्स की रैंक 2 कहलाएंगी। और फिर उसके हायर ऑर्डर में जितने भी माइनर्स होंगे वो वैनिश, हम पहले चेक कर लिए थे। ओके, प्रॉब्लम के थ्रू ये बातें और अच्छे से समझ पाएंगे। अब आगे की बातें करते हैं, ये एक्सप्लेनेशन के साथ आगे की बातें समझना आसान होगा। Thus, the rank of a matrix A is the order of the largest non-vanishing minor of A. अब शायद चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। लार्जेस्ट को पीछे से सिलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट। लार्जेस्ट नॉन वैनिशिंग माइनर ऑफ A. Since the minor of matrix A are the determinants of square submatrices of a matrix A, we can also say that matrix A is of rank R if there is at least one square submatrix of order R which is non-singular. अब वर्ड आगे नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। जो ऊपर लैंग्वेज कहती है अब उसको नॉन सिंगुलर की टर्म में बात कर रहे हैं। कंसेप्ट यदि क्लियर है तो ये सारी चीजों को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन इज एवरी सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज सिंगुलर, मतलब उनके डिटर्मिनेंट 0 होंगे। ओके, तो वही बात है, उसको जरा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की टर्म में एक्सप्रेस किया है। And the rank of matrix is denoted by रो A. रो A नहीं दिख रहा है, उसको अंडू कर लेते हैं। रो A, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल्स।
फाइंड द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्राइसेस। 3x3 का है फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स 3x4 दिख रहा है और थर्ड मैट्रिक्स 4x4 दिख रहा है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, A is 3x3 matrix. A is of order 3x3 and hence we can have minors of order 1, 2 और 3. 3x3 मैट्रिक्स के माइनर उससे बड़े तो नहीं हो सकते। अब ऑर्डर 1 के माइनर मतलब क्या, सिंगल एलिमेंट 2 ले लिया, उसका डिटर्मिनेंट विल बी 2। मान लो सिंगल एलिमेंट -3 लिया, उसका डिटर्मिनेंट विल बी -3। ये हो गए माइनर ऑफ ऑर्डर 1। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 मतलब कोई 2/2 का एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले लिया, 1 3 -1 -2। इसको यदि सॉल्व किया, इसका डिटर्मिनेंट यदि सॉल्व किया तो क्या होगा, देखो -2 -3 यानी +3 बन गया, विच इज इक्वल टू 1, नॉन ज़ीरो। तो ये तो एक एग्जांपल से समझ में आ गया कि 2 ऑर्डर का यदि हम माइनर लें तो वो नॉन ज़ीरो आ रहा है। ऐसे कितने माइनर हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। देखिए थोड़ा डिफरेंट कलर से शेड लेते हैं, येलो से ले लिया, ये यहाँ से ले लेते 0 3 2 4, ये एक माइनर हो सकता है ऑफ ऑर्डर 2। इसका डिटर्मिनेंट यदि सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 4 0 0 माइनस 3 2 6 यानी -6 आ गई वैल्यू, नॉन ज़ीरो। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 1 नॉन ज़ीरो थे, एटलीस्ट 1 माइनर शुड बी नॉन ज़ीरो। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 1 नॉन ज़ीरो थे, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 देखा हमने वो नॉन ज़ीरो आ रहे हैं। अब माइनर ऑफ ऑर्डर 3 भी देखना पड़ेगा, तो वो डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लीजिए। दिख रहा है अभी यहाँ पर माइनर ऑफ ऑर्डर 3, माइनर ऑफ ऑर्डर 3, ये इसको सॉल्व किया डिटर्मिनेंट मेथड से, ये आ गया 0। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 3 तो नहीं हो सकती, वो होगी 3 से लेस। अब 3 से लेस है तो माइनर ऑफ ऑर्डर 2 देखेंगे तो वो दिखा हमको, कोई भी एक माइनर ले सकते हैं आप। इन्होंने यहाँ से ले लिया है 2 1 0 3, ये वाला माइनर ले लिया है 2 1 0 3, उसकी वैल्यू आ गई 6 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज 2। आपके पास काफ़ी चॉइस है माइनर लेने की। मान लो यदि ये 0 आ जाता, ये ऑर्डर 2 का माइनर 0 आ जाता, तो आप यहाँ रुकते नहीं, आपको सारे माइनर चेक करने पड़ते थे कि सारे 0 आ रहे हैं क्या। यदि एक माइनर भी, यदि मान लो आपने सारा ट्रायल और एरर किया, आपने यहाँ पर कितने माइनर क्रिएट हो सकते हैं, देखो जरा 1 2 3 4 हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपने मान लो 4 माइनर वहाँ तैयार हो रहे होंगे, आपने पहला माइनर फाइंड किया, सेकंड ऑर्डर का वो 0 आ गया, सेकंड माइनर फाइंड किया वो 0 आ गया, थर्ड माइनर फाइंड किया वो 0 आ गया, फोर्थ माइनर फाइंड किया और वो यदि नॉन ज़ीरो आया तो यू गॉट 1 माइनर विच इज़ नॉन ज़ीरो। इन दैट केस रैंक विल बी 2। लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी होती है माइनर की, वो सारी पॉसिबिलिटी लेने के बाद सबके यदि वैल्यू 0 आ रही है, तब फिर हमको देखना पड़ेगा माइनर ऑफ ऑर्डर 1 में। इतना प्रोसेस होता है। अब क्योंकि ये नॉन जीरो आ गया इसलिए प्रोसेस यहीं स्टॉप हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं, उसमें शायद और कुछ एक्स्ट्रा की चीजें हमें मिले। एग्जाम्पल 2, जूम हो गया, हाँ ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। इरेज कर देते, राइट। एंड मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3/4। अब 3/4 है तो ऑब्वियस सी बात है 3/4 का हम डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो इसके जब माइनर की बात करेंगे तो माइनर 4 का तो हो नहीं सकता,
क्योंकि 4 कॉलम्स है लेकिन 4 रोज नहीं है। तो इसके माइनर किस किस ऑर्डर के हो सकते हैं? 1 ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, या 3 ऑर्डर का होगा। वो लिख दिया फर्स्ट लाइन में, ए इज ऑफ ऑर्डर 3/4, हैंस वी कैन हैव माइनर्स ऑफ ऑर्डर 1, 2 और 3। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 पहले इवेल्युएट करते हैं। अब माइनर ऑफ ऑर्डर 3 देख रहे हैं, मतलब 3 रोज 3 कॉलम, तो रोज तो पूरी पूरी यूज़ करना पड़ेगा। अब कॉलम अपनी चॉइस से ले सकते हैं। तो कॉलम चूज करते समय देखो फर्स्ट अच्छा शायद स्क्रीन बड़ी है इसलिए जब हाईलाइट करने जा रहे हैं तो वो छूट जा रहा है शायद। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये एक ले लिया माइनर 1, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट किया। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने पर वो दिख रही है अभी 0। फिर हाँ, पेन सिलेक्ट करने से वो स्क्रीन थोड़ी कट रही है, चलिए ओके। फिर सेकेंड माइनर में अभी क्या किया था हमने, माइनर लेते समय फोर्थ कॉलम को ड्रॉप किया था। अब थर्ड कॉलम को ड्रॉप कर दो तो एक माइनर मिल जाएगा। तो थर्ड कॉलम को ड्रॉप करके कौन सा माइनर है यहाँ से, M2, M3, M4, 135, 135 यहाँ है M4 में, 135 नहीं दिख रहा कॉलम वाइज। तो थर्ड कॉलम को लेके M4 फाइंड किया, उसकी वैल्यू फाइंड करो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके 0 आ गया। सेकेंड कॉलम को ड्रॉप करके फिर 3 रोज 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। तो वो कौन सा दिख रहा है अब, M2 है कि M3 है? 1 2 4 किस में नहीं है, 1 2 4 ये इसमें नहीं है, M3 में। तो ये सेकेंड कॉलम ड्रॉप करके लिया हुआ है माइनर, इसकी वैल्यू 0 आ गई। एंड फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर लो तो एक माइनर मिल जाएगा। फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करने से M2 ये माइनर लिया है। तो यहाँ ऊपर नीचे दिख रहे हैं, ये जो अभी हमने कहा ये आसान होता है, एक एक कॉलम ड्रॉप करते जाओ लाइन से तो एक भी माइनर छूटेगा नहीं। तो आपने माइनर फाइंड किए 3 रोज 3 कॉलम के साथ, मतलब माइनर ऑफ ऑर्डर 3 फाइंड किए, सबकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब रैंक विल नॉट बी 3, अब 3 से कम होना चाहिए। तो अब हम 2 ऑर्डर के माइनर्स इवेल्युएट करेंगे। तो 2 ऑर्डर के माइनर बहुत कुछ हो सकते हैं। पहले ये ऊपर के जो 4 एलिमेंट देख लें, 1 1 1 2, इसका माइनर देखा जाए 2 - 1 मिल गया, नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज 2। फिर से यदि मान लो ये 0 आ जाता तो आपको और सारे माइनर ऑफ ऑर्डर 2 चेक करने पड़ते थे। तो इस तरह से इस मेथड से जब हम रैंक फाइंड करने जाते हैं तो वहाँ प्रोसेस बहुत ज़्यादा करना होता है। अब एक और एग्जांपल रह गया, 3 थे, हमने 2 डिस्कस किए, थर्ड वो आप ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, 3/3 का मैट्रिक्स है, इज 3। अब 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसको माइनर 1 का ऑर्डर का हो सकता है, 2 ऑर्डर का हो सकता है, 3 ऑर्डर का हो सकता है। जब वो बोल रहे हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3, इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इट मस्ट हैव नॉन जीरो वैल्यू, इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर। यहाँ पर एक अननोन वेरिएबल दिख रहा है, एक अननोन क्वांटिटी दिख रही है x। तो हमको डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर विच वैल्यू ऑफ x ये फाइंड करना है, सीधी सी बात। तो सपोज रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3, तो जब 3 होगा तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, एक्सपांड करो उसको, वो 12th क्लास में सीखा हुआ है। सॉल्व करने से आपको दिख रहा है x is not equal to 3/5, means for given matrix rank will be 3 if x is not equal to 3/5। तो ये सब थे डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक की बातें। अब इसके आगे की जो बात है, फाइंड रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, इसके लिए तो हमें
बोर्ड इस्तेमाल करना होगा तो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो तैयार करेंगे और फिर बाद में उसे अपलोड करेंगे। तो आज के लिए यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनोनिकल फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, ये हम देखेंगे। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा उन्हें रिकमेंड करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, आपको पहले से पहले इन्फॉर्मेशन मिले, इसका आप ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।